तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैथ्स का पूरा वीक 1 से लेके 12 का फॉर्मूला शीट के बारे में। ठीक है। पूरा का पूरा फॉर्मूला शीट हम लोग डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मूला शीट का पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। जो 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन आईआईटीएम के सिलेबस में जीरो को भी नेचुरल नंबर इंक्लूड किया जाता है, और अगर जीरो इंक्लूडेड है नेचुरल नंबर में तब ये वाला नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे, अनलेस ये वाला नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे। हमें पता है कि एक नेचुरल नंबर और एक दूसरा एक नेचुरल नंबर जो है हमेशा एक नेचुरल नंबर देता है। एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई में एक नेचुरल नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर देता है, लेकिन एक नेचुरल नंबर और एक दूसरा नेचुरल नंबर को हम लोग अगर माइनस करें तो ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं देगा। हाँ, दे सकता है, जैसे 4 - 2 2 देगा, लेकिन 2 - 4 जो कि -2 देगा, और -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है। ठीक है। और डिविडेंड इक्वल डिविजर इक्वल इनटू क्वेश्चन प्लस में डिविडेंड, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ दो फैक्टर रहता है, वो नंबर खुद और वन। ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब कि जिसमें वो खुद नंबर और वन के अलावा भी बाकी फैक्टर रहता है। अब बात होता है कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर में पी बाई क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और पी और क्यू जो है दोनों इंटीजर होना पड़ेगा, और क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात आता है कि इरेशनल नंबर क्या है। नंबर्स हु डज नॉट फॉलो द कंडीशंस ऑफ रेशनल नंबर, जो मतलब कि पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं रहा। अगर पी वाई क्यू फॉर्म में रहा तो मतलब कि अगर इंटीजर फॉर्म में नहीं रहा, और अगर उसमें नहीं रहा, क्या बोलते हैं इसको, क्यू अगर जीरो जीरो हो गया, तो उस केस में, उन तीन केस में ये जो है इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब बात होता है कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, मतलब कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, मतलब कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स है। ठीक है। तो अब बात होता है सबसेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। सबसेट बस इस सिंबल के नीचे एक डंडी लगा दो तो सबसेट हो जाता है, और सिंबल के नीचे, मतलब कि सी के नीचे अगर डंडी हटा दो तो प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए आ जाएगा। सोचो कि बता रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी बताने के लिए, तो यहाँ पे हमें ए सेट का एलिमेंट और बी सेट का एलिमेंट के बारे में हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। अब बात होती है कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला टू 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 द पावर एन ए। ठीक है। और एन ए जो है, एन ए ही था एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट कार्टेशियन, सॉरी कार्टेशियन नहीं था, क्या था इसका, कार्डिनलिटी, सॉरी। तो एन ए जो था वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ठीक है। फिर ए यूनियन बी का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है, और ए यूनियन बी यूनियन सी का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें साथ में लास्ट में जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक सेकंड रुकना। फिर देख सकते हो इंटरसेक्शन का सिंबल जो है वो ये है, यूनियन का सिंबल एक यू है, और कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग बता दें जाए तो एक्स मल्टीप्लाई में एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट जो है ए बी बी सी सी अगर रहा तो हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। सिमेट्रिक अगर ए बी बी ए बन जाए तो हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं, और ट्रांजिटिव में ए बी बी सी ए सी तो हम लोग ट्रांजिटिव कह सकते हैं। तो डोमेन होता है वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन बन रहा है तो डोमेन में जो भी सेट ए के, ठीक है, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स रिलेशन बना रहा है वो ही डोमेन होगा। रेंज में जो भी सेट बी का एलिमेंट जो भी रिलेशन बना रहा है वो ही रेंज होगा। और कोडोमेन में सेट बी के हर एलिमेंट रिलेशन बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है, हर एलिमेंट सेट बी का वो कोडोमेन बन जाएगा। और 1 1 जो है 1 1 हम लोग चेक करेंगे कैसे, x1 इक्वल्स x2, या फिर x1 नॉट इक्वल्स x2 अगर, ठीक है, x1 नॉट इक्वल्स x2 मतलब कि एवरी x हैव ए यूनिक वाई। ठीक है। मतलब कि सोचो कि एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी 4 बन जाता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 बन जाता है, तो इस केस में जो है वो नहीं होता है। ठीक है। वो 1 1 नहीं होता है। अब बात आता है कि ऑन टू रेंज इक्वल्स कोडोमेन, मतलब कि जो रेंज और कोडोमेन है, मतलब कि सेट बी का, मतलब कि दूसरे नंबर वाले सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो वर्किंग होना चाहिए, वो रिलेशन बनाना चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं वीक 2 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है, और डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, फिर आता है कॉमा, देखिए यहाँ पे कॉमा होगा, याद रखना, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख लेना कि, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है, प्रेफरेबल टू डू विथ डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन टेन थीटा इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, जो स्लोप होता है, ठीक है, वो डेल एक्स बाई डेल वाई तो नहीं होगा, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल वाई नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा गलती किया गया है, ठीक है, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स होगा। डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। फिर आता है इफ स्लोप m1 इक्वल्स m2, अगर दो लाइन का अगर स्लोप m1 m2 जो है अगर दोनों इक्वल बन जाए तो हम लोग दोनों लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। अगर दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 बन जाए तो उस केस में हम लोग दोनों लाइन को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स एंड द स्लोप, दो लाइन अगर और अगर स्लोप रहे तो हम लोग टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स m x माइनस एक्स नॉट, m जो है वो स्लोप है और y जो है y कोऑर्डिनेट है गिवन पॉइंट का, और x नॉट जो है, सॉरी y नॉट जो है वो y कोऑर्डिनेट का गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और x नॉट जो है वो गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हो, अगर दो पॉइंट दिया जाए तो y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। y और x जो है वो दोनों y और x के फॉर्म में ही रहेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है, और y1 बन जाएगा पहला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, x1 सेम भी पहला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और y2 और x2 बन जाएगा दूसरे पॉइंट का y एंड x कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y इंटरसेप्ट y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, और c जो है वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा, और अगर हम लोग x इंटरसेप्ट का बात करें तो y इक्वल्स एम एक्स माइनस डी, ठीक है, d जो है वो x इंटरसेप्ट बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर दो इंटरसेप्ट दिया जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे निकाल सकते हैं, x अपन में a प्लस वाई अपन में b इक्वल्स वन। a जो है वो ए और बी जो है वो वाई और एक्स का इंटरसेप्ट है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, अगर एक देखो, अगर दो पॉइंट दिया जाए तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो लाइन दिया जाए या फिर एक लाइन दिया जाए तो उस लाइन का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उस लाइन के पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड, और नीचे अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर अगर दो पैरेलल लाइन दिया जाए तो हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए डी इक्वल सी वन माइनस सी टू अपॉन में वन अंडर रूट वन प्लस एम वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो ये वाला है, डी बन जाएगा सी वन माइनस सी टू, ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है क्योंकि दो पैरेलल लाइन में एक्स और वाई का पॉइंट जो है, मतलब कि ए और बी जो है वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म ही जो है अलग होते हैं, ठीक है। तो सी वन माइनस सी टू का मॉड, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए वन प्लस ए टू, मतलब कि ए वन ए टू नहीं लिखा गया है, मैंने कुछ देर पहले बताया कि पैरेलल लाइन में ए और बी जो है वो सेम रहता है, ठीक है, दोनों लाइन के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग वीक थ्री की तरफ। यहाँ पर जो है एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी अपॉन में टू ए, यहाँ पे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वाई डैश इक्वल जीरो, ठीक है। हमें मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए वाई डैश को पहले जीरो करना पड़ेगा, तो हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा। अगर वो चेक करना है कि वो जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है या फिर मैक्सिमम का पॉइंट है, तो एफ सॉरी वाई डबल डैश करो, ठीक है। वाई डबल डैश अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कि वो मिनिमा का पॉइंट है, और अगर वाई डबल डैश नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। और अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलो तो वो ही जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था वो वाई के अंदर पुट कर दो, वाई के अंदर पुट कर दो, वाई डैश में नहीं, बार बार याद रखना, वाई के अंदर पुट कर दो तो आपका मिनिमा या फिर मैक्सिमा जो भी निकलेगा उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। टू कन्फर्म वेदर इट्स ओके, ये वाले सब चीज़ तो मैंने पढ़ा ही दिया, ठीक है। फॉर स्लोप ऑल्सो वी समटाइम यूज डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं, वो हमें पता है। इफ़ टू रूट्स आर गिवन पी क्यू, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द रूट जो है पी प्लस क्यू माइनस में बी बाई ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है पी क्यू और सी बाई ए, ठीक है।
फिर आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर पॉजिटिव रहा मतलब कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट रहेगा। अगर जीरो रहा मतलब कि एक रूट रहेगा लेकिन दो बार रहेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव रहा तो कोई सा भी रूट नहीं रहेगा। ठीक है, और इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख सकते हैं जिसको हम लोग सीधराचर्या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। और एक्स जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में टू है। ठीक है, और इधर देख सकते हो ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही चीज़ जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वर्टेक्स फॉर्म, एक वर्टेक्स फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा दिखाई देता है y इक्वल्स ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के। ठीक है, और यहाँ पे h और k जो है दोनों वर्टेक्स है उसी लाइन के। ठीक है, अब आ जाता है हमें वीक फोर की तरफ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक आर्बिट्री पोलिनोमियल है। और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक पोलिनोमियल का जो भी सेपरेट सेपरेट टर्म्स रहेगा उसे हम लोग एक मोनोमियल कहेंगे। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए टर्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल विद डिग्री m एंड n। ठीक है, अगर दो पोलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री m और n रेस्पेक्टिवली हो जाए तो रिजल्टेड पोलिनोमियल का जो भी डिग्री रहेगा वो m प्लस n रहेगा। ठीक है, अगर एक पोलिनोमियल हम लोग 2 डिग्री और एक पोलिनोमियल 3 डिग्री दोनों पोलिनोमियल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेड पोलिनोमियल निकलेगा उसका जो डिग्री होगा वो 5 बन जाएगा। ठीक है, if graph crosses x axis or multiplicity, if graph doesn't crosses x axis even multiplicity। ठीक है, फिर जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ से जो है वीक 5 शुरू हो जाता है यहाँ से, और मैंने वो हेडिंग नहीं दिया। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा दिखता है y इक्वल्स ए बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे b जो है बेस है, a जो है ये कांस्टेंट है और x जो है एक्सपोनेंट है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे x अगर x टू द पावर a प्लस बी अगर रहे तो हम लोग अगर बेस सेम रहा तो एक्स टू द पावर a मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर b लिख सकते हैं। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, सारी प्रॉपर्टीज़ का वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ। एक्स टू द पावर a अपॉन में एक्स टू द पावर b अगर है तो एक्स टू द पावर a माइनस एक्स टू द पावर b हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शायद से मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलती की है। ओके, नहीं सही है, देखते हैं। ठीक है, अगर इस वाले मुझे तो लग रहा है ये वाला जो है ऐसे होगा एक्स टू द पावर a माइनस बी। ठीक है, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। एक्स टू द पावर a बाई बी, ए और यहाँ पे अगर यहाँ पे बी रहे तो एक्स टू द पावर ए इंटू बी हो जाएगा। एक्स बाई वाई होल टू द पावर ए, तो हर एक टर्म में ठीक है एक्स टू द पावर ए भी बन जाएगा और नीचे वाई टू द पावर ए भी बन जाएगा। ठीक है, ए जो है दोनों पार्ट्स में आ जाएगा, यहाँ पे बी ए आ जाएगा, यहाँ पे बी ए आ जाएगा। एक्स टू द पावर जीरो जो है वन रहता है और एक्स टू द पावर माइनस ए को हम लोग वन टू द पावर एक्स ए लिख सकते हैं। और इसको हम लोग फर्दर, क्योंकि वन का जितना भी पावर कर लो वो वन ही आता है, तो वन टू द पावर एक्स होल ए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ऐसा दिखता है, बेस जो है हमेशा फिक्स लगेगा जो कि ई, और एक्सपोनेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंट एक वेरिएबल है और ई का जो वैल्यू है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 2.71 बन जाता है। सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सारे प्रॉपर्टीज तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यूज होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो है ई टू द पावर जीरो जो है वन हो जाता है, और डोमेन ऑफ एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से हम लोग प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। अब बात आता है कि कॉम्पोजिट फंक्शन में फॉग एक्स और गॉफ एक्स आता है। ठीक है, फॉग एक्स होता है एफ जी एक्स, मतलब कि सोचो कि अगर एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स दिया गया है तुम लोगों को 2x और जी एक्स दिया गया है 3x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉग एक्स निकालने के लिए जाओ तो फॉग एक्स होता है एफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ पहले लिखो 2x, अब x की जगह पूरा का पूरा जी एक्स बिठा दो। ठीक है, तो x की जगह हम लोग 3x अगर पुट कर दे तो इक्वल्स आ जाता है सी एक्स एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही गॉफ एक्स में, ठीक है, गॉफ एक्स में गॉफ एक्स में आ जाता है पहले हम लोग जी एक्स लिखेंगे और इस वाले एक्स की जगह हम लोग 2x पुट कर देंगे। ठीक है, 2x पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 6x आ रहा है। मतलब कि इन दोनों हम लोग इनवर्स फंक्शन निकाल चुके हैं, ये मतलब कि वो नहीं है। ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है। हो सकता है मतलब कि कोइंसिडेंटली दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केस में फॉग एक्स और गॉफ एक्स का वैल्यू जो है वो सेम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फॉग एक्स और गॉफ एक्स में एक अनइक्वल टू साइन दिया गया है। अब बात आती है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों का वैल्यू अगर एक्स हुआ तो मतलब कि वो वाला फंक्शन जो है एक दूसरे का इन्वर्स है। अब बात आती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है। जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, लॉग ए वाला टर्म को हम लोग बेस कहेंगे और ये वाला एक्स और ये वाला वाई। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो 2 क्यूब जो है 8 बन जाता है। ठीक है, अब 2 क्यूब 8 को अगर हम लोग देख सकते हो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम लोग अगर लॉगरिथम में लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग, ये वाला हम लोग बेस बताए थे एक्सपोनेंशियल में, तो लॉग 2 बेस और इस जगह का इक्वल टू वाला इधर आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो यही वाला बन रहा है। और यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज, लॉग ग्राफ इंक्रीजेस व्हेन ए अगर 1 से ज़्यादा हुआ और डिक्रीजेस अगर 0 और 1 के भीतर रहा, ठीक है। तो एफ एक्स जो है लॉग ए एक्स, ठीक है, ए अगर ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर कुछ ही देर पहले बता दिया, ये अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो इंक्रीज करेगा और 0 और 1 के बीच में रहेगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, ऐसे ही नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन भी रहेंगे। एल एन एक्स इक्वल्स लॉग ई एक्स, ठीक है। और एल एन एक्स जो है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेस ई, ऑब्वियसली मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का बात हो रहा है। लॉग ए बेस 1 अगर रहेगा तो हम लोग जीरो जीरो लिखेंगे, मतलब कि लॉग 1 अगर रहा तो हम लोग जीरो लिखेंगे। और लॉग ए बेस ए अगर रहा, ठीक है, बेस और यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर सेम रहा तो हम लोग इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लॉज है। लॉग ए एम इंटू एन अगर रहा तो हम लोग लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन लिख सकते हैं। लॉग ए एम बाई एन अगर रहा तो हम लोग लॉग ए एम माइनस में लॉग ए एन लिख सकते हैं। लॉग ए एम टू द पावर एन अगर रहा तो हम लोग इस वाले एन को सामने ला सकते हैं, ठीक है। इस वाले एम को अगर इधर एन रहा तो इस वाले चीज़ को हम लोग सामने ला देंगे और बाकी का पूरा चीज़ ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब बेस रूल है लॉग ए बेस एक्स, तो एक कांस्टेंट बेस लेके हम लोग इन दोनों को अलग अलग लॉग में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट बेस जो है वाई है और एक्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और बेस जो भी बेस नीचे है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस, अगर x1 अगर x2 से f(x1) और f(x2) अगर सोचो कि मैं कैसे समझाऊँ, f(x1) अगर बड़ा हुआ है f(x2) से, और हम लोग मतलब कि फर्दर इसको कैलकुलेट करके देखा, अगर x1 भी बड़ा होता है x2 से तो इंक्रीजिंग हो जाता है। लेकिन अगर f एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती की है। और अगर एफ एक्स वन अगर एफ एक्स टू से बड़ा होता है, लेकिन हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक्स वन जो है अब छोटा होता है एक्स टू से, तो इस केस में ये वाला जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन है। एफ प्लस जी एक्स अगर लिखा जाए तो हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। एफ माइनस जी एक्स अगर लिखा जाए तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ बाय जी एक्स अगर लिखा जाए तो एफ एक्स बाय अपॉन में जी एक्स। एफ इंटू में जी एक्स अगर लिखा जाए तो हम लोग एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स इनको आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि एक लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम लोग आर एच एल और एल एच एल और आर एच एल से इन दोनों को, मतलब कि एक लिमिट को देख सकते हैं कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आर एल एच एल बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल बन गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज है, ये वाले फॉर्मूलाज आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे तो दे ही दूंगा। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एल एच एल आर एच एल और साथ में एफ एक्स भी लाना पड़ेगा। अगर तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आया तो मतलब कि वो वाला फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है जो हम लोग ऑब्वियसली जो मैथ्स बैकग्राउंड से थे वो क्लास 11 पे ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आ जाता है एफ एक्स का। अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो लिमिट ए टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स, और नीचे आ जाता है एच, ठीक है। और ये ए नहीं होगा, ये जो है एच ही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आता है, ठीक है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आप लोग 11th पे देख चुके होंगे, तो आगे देख कर चेक कर लेना। और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो जैसे कि हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हम लोग एल एच एल और आर एच एल से देखे थे, यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आता है कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स, ये वाले भी देख लेना। यहाँ पे कुछ अदर फॉर्मूलाज है यू वी और यू बाई वी के प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल के, ठीक है। फिर आता है एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल कुछ नहीं है, अगर सोचो कि यहाँ पर एक फंक्शन है अपॉन में, नीचे यहाँ पर एक फंक्शन है, और अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर नीचे जो है वो जीरो आ रहा है, यहाँ पे कुछ मत करो। यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव करो और नीचे वाले फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव करो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिखा गया है कन्वर्टिंग इन डिटर्मिनेट फॉर्म इनटू ए डिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एल वन एक्स एफ डैश एक्स एक्स माइनस ए प्लस एफ एक्स, ठीक है। और एक्स का जो भी वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स पे जो है पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए पे उसी वो एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इसका बात होता है कि स्कैटर पॉइंट क्या है। अब एफ डैश एक्स अगर जीरो रहा और एफ डबल डैश एक्स भी अगर जीरो रहा तो उस केस में स्कैटर पॉइंट जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है y इक्वल्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा दिखता है, अगर x टू द पावर m का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो कुछ नहीं, x टू द पावर m प्लस वन बन जाएगा और उसी m प्लस वन जो है नीचे अपॉन में आ जाएगा। अब बात आता है कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ये इंटीग्रल फॉर्मूलाज मेरे टेलीग्राम के मतलब के नोट्स देख लेना, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आप लोग अच्छे से
देख लेना। अब बात आती है कि लियाटे रूल, जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव में यू वी पढ़े थे और यू बाई वी पढ़े थे, तो इन सारे ऑपरेशंस को इंटीग्रेशन में करने के लिए हम लोग लियाटे रूल या फिर आइलेट रूल यूज़ करते हैं। एल से लोगरिथमिक फंक्शन, आई से इन्वर्स ट्रिगो, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब फॉर्मूला टू रिमेंबर, अब लियाट रूल का जैसे कि यू वी का क्या था, यू वी का था डी डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई में v प्लस डी एक्स ऑफ v मल्टीप्लाई में u, ठीक है। तो उसका कुछ भी फॉर्मूला था ना मल्टीप्लिकेशन रूल का, तो ऐसा ही इंटीग्रेशन का ये भी फॉर्मूला है। ए इंटीग्रेशन ऑफ बी, मतलब कि पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ए डैश, ठीक है, ए डैश, और दोबारा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक है। और ये जो है ये होल इंटीग्रेशन है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि सेंस बनाए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो भी लियाट रूल है या फिर आइलेट रूल है, ये मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। कौन सा चीज़ को एल पकड़, कौन सा चीज़ को ए पकड़ना है, कौन सा चीज़ को बी पकड़ना है। जैसे कि डेरिवेटिव में हम लोग कुछ भी यू या फिर बी पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए कौन सा को पकड़ना है और बी कौन से को पकड़ना है, इसके लिए हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ फर्स्ट में आएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर लॉग 3 दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हो लॉग 3 ऐसा तो दिखाया जाए तो ये बी है, लेकिन लॉग जो है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और लियाट या फिर आइलेट में एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक के आगे लॉगरिथमिक आता है, तो हम लोग लॉगरिथमिक को ए पकड़ेंगे और एल्जेब्रिक को बी पकड़ेंगे, फिर हम लोग पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब आता है क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर अगर एन अगर इवन रहा, ठीक है, एन अगर इवन रहा तो क्रोमेटिक नंबर 2 होगा, और एन अगर ऑड रहा तो क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। ये क्रोमेटिक नंबर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो है ग्राफ से रिलेटेड है, जो वीक 10 से शुरू होता है। वर्टेक्स कवर मतलब सारे एज कवर यूजिंग वर्टेक्स, और इंडिपेंडेंट सेट मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस इन व्हिच नन ऑफ देम आर एडजेसेंट। फिर बी एफ एस होता है क्यू मेथड से, और डी एफ एस होता है स्टैक मेथड से। और क्यू मेथड मतलब कि हॉरिजेंटल वाला मेथड, और स्टैक मेथड मतलब कि वर्टिकल वाला मेथड, ठीक है। फिर डैग होता है, डैग से हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और लॉन्गेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स या फिर रीचेबिलिटी मैट्रिक्स निकालने जाए, तो सोचो कि यहाँ पर वर्टेक्स से 6, तो हमें ए टू द पावर 6 तक हर एक बार ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ऐसा करते करते ए टू द पावर 6 तक हर एक बार हर एक मैट्रिक्स को प्लस करना है, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो हमें ए डैश मिल जाएगा, तो हमें ट्रांजिटिव क्लोजर और रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर एकदम लास्ट पे आ चुके हैं हम लोग। डिक्सरा एल्गोरिदम और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम यूज होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। और डिक्सरा और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम जो है, जब नेगेटिव नेगेटिव वेट वेटेड एज रहेगा, तभी हम लोग बेलमैन फोर्ड यूज़ करेंगे, अनलेस हम लोग डिस्क्रा यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रीम्स एल्गोरिदम और कॉस्कल्स एल्गोरिदम हम लोग एमसीएसटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रीम्स एल्गोरिदम में ये चीज़ है कि मतलब कि शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट नहीं कह सकते, मिनिमम एज वेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, और वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम एज वेट, और साइकिल फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और मोस्ट प्रेफरेबल टू यूज़ है प्रीम्स एल्गोरिदम और फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम। और वार्शल एल्गोरिदम जो है वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे इनसे क्वेश्चन नहीं आता, इनसे हो सकता है कि बता सकते हैं कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाल, मतलब कि कौन सा एल्गोरिदम निकालता है। और यहाँ पर इन छठ मतलब कि 6 में से 6 का ऑप्शन दे दे, और हमें पूछ रहा है कि फ्लॉयड वार्शल है या फिर वार्शल है, तो हम लोग इजीली इसको टिक मार्क कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी का वीडियो भी जल्द से जल्द आ रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये क्लास डे है, तो ठीक है, बाय। हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो पे मिलते हैं।